हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट सेकंड के बारे में। और ये भी हमारी एक वन शॉट रहेगी, मतलब इस एक ही वीडियो में अपने यूनिट सेकंड को कंप्लीटली कवर करेंगे। अब आपको पता है कि ये हमारे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे जो हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका सोल्यूशन आपको क्वेश्चन वाइज डिटेल्स में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो इसमें हमारा मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो इस पूरी यूनिट का मेन नाम है। और इसके अलावा राइट अबाउट नोमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये क्या होता है क्वेश्चन में आपको तभी समझा दूंगा। बाकी इसमें हमारे तीन तरह के नोमेनक्लेचर आते हैं, एक सिस ट्रांस वाला आता है और एक ईजेड वाला। ईजेड वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अलग से भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो नोमेनक्लेचर है इसको अच्छे से करना, मतलब यही एक पूरा क्वेश्चन है जो लॉन्ग में और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हमारे को शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारे मोस्टली 5 या 7 नंबर में और आते हैं, काफी बार देखने को मिलते हैं। जैसे पहला हमारा आता है स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या है विद एग्जांपल। अब ये काफी बार आता है। इसके अलावा हमारा जो एट्रोप आइसोमेरिज्म नाम से है, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड, तो ये वाला भी आता है, शॉर्ट में आता है लेकिन काफी बार देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमारे कॉन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वैसे तो हमारे ये 3 होते हैं, इथेन में, ब्यूटेन में, साइक्लोहेक्सेन में, लेकिन काफी बार देखा गया है कि आपके साइक्लोहेक्सेन में ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। और इसमें चेयर फॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल होती है ये भी आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, इसमें कुछ ही हमारे ये क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है या इसकी स्टार्टिंग है हमारे आइसोमेरिज्म से होती है। अब आइसोमेरिज्म एक हमारा फिनोमेना है जिसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा। एग्जाम्पल जैसे हमारा C2H6 हो गया, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो हमारे अलग अलग होंगे। जैसे अगर इसी का एग्जांपल लें तो हम इसको अगर बनाना चाहें तो एक हमारा बनता है CH3OCH और CH3, और एक हमारा बनता है CH3CH2OH। तो अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो हमारा सेम निकलेगा, C2H6 हो, लेकिन दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो ये पूरा का पूरा फिनोमेना है ये हमारा कहलाता है आइसोमेरिज्म। और ये दोनों कंपाउंड जो है वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो सिंपल बोला जाए, आइसोमर्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होता है, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो हमारे अलग अलग होते हैं। अब यही जो आइसोमेरिज्म है ये हमारा आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको आपने सेकंड सेमेस्टर में डिटेल्स में पढ़ा था। बाकी जो दूसरा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको आप इस यानी कि 4th सेमेस्टर में डिटेल्स में पढ़ रहे हो। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी फर्दर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक हमारे पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आपने क्या किया था कि अभी जो यूनिट 1 थी उसमें आपने अच्छे से पढ़ा था। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था कि यहाँ भी हमारे पास ऐसे दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा सेम होगा, उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये भी हमारा सेम होगा। बस फर्क क्या होगा कि ऑप्टिकल में ये बताया गया कि जैसे इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम है, लेकिन जब इनको हम एक लाइट के द्वारा पास करते हैं तो ये लाइट को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं एक बार बताऊं तो जैसे हमारी कोई भी नॉर्मल लाइट होगी उस लाइट को हम क्या करेंगे, प्रिज्म के द्वारा पास करेंगे, कोई पोलराइजर के द्वारा, और वो क्या करता है इस लाइट को PPL यानी कि प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल बोले तो ये मल्टीपल लाइट की रेज है तो इसको एक सिंगल रेज में कन्वर्ट कर देगा। देन जब हम अपने सैंपल से जो हमारा मेन यहाँ पे कंपाउंड होंगे इनसे इनको पास करेंगे तो ये हमारी लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे जो घड़ी वाला डायरेक्शन होता है, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, या फिर इसको सिंपल निकाल देंगे। तो अगर सिंपल निकाल दिया तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे जो हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। अगर वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो डेक्टो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो लीवो रोटेटरी। और यही यहाँ बताया गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम क्या देख रहे थे कि जैसे कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा, मान लो A और B होगा, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा, यहाँ तक कि प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। बस इनका डिफरेंस क्या होगा कि A और B में एक A जो होगी वो हमारी लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी और एक जो दूसरा कंपाउंड होगा वो हमारी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। तो इस बेस पे हमारे A और B एक दूसरे के आइसोमर्स है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो हमारा ये है कि ये लाइट का जो बिहेवियर है उसमें अपना चेंज दिखाते हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन अब बात करें अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसके बारे में आज हमें पूरी यूनिट में देखना भी है, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा बिल्कुल डिफाइन करता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या था, जैसे ये भी हमारे आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि जैसे मान लो ये है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हमारा सेम होगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि इनका जो
अरेंजमेंट है यानी कि जो एटम और ग्रुप हम जोड़ते हैं ना उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ डाइक्लोरोइथेन का, ठीक है, तो डाइक्लोरोइथेन अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, 2 क्लोरीन ग्रुप है, तो जैसे Cl यहाँ जुड़ गया और बीच में इथीन है तो डबल CH और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। सेम हमारा यहाँ पे है ClCH डबल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ पे क्या है, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो दोनों का बनेगा वो इसी तरह स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ तक सेम है क्योंकि दोनों सेम ही कंपाउंड है। बस इनमें फर्क क्या होता है कि इनका जो अरेंजमेंट है यानी कि जो एटम और ग्रुप इसमें हम जोड़ रहे हैं ना वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट जगह जुड़ा होता है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं थोड़ा अरेंजमेंट जो 3D डायमेंशन में आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। तो जैसे ये कार्बन और ये कार्बन आपको पता है कि दोनों के बीच में ही हमारा डबल बॉन्ड होता है, तो ये हमारा लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक तरफ हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होगा और एक तरफ Cl, जो यहाँ पे है जैसे कार्बन है तो एक हमारा H जुड़ा है एक हमारा Cl जुड़ा है। अब इधर देखा जाए तो इधर भी सेम होगा कि एक तरफ हमारा Cl जुड़ा है एक तरफ हमारा H जुड़ा है। तो ये हमारा पूरा कंपाउंड बनता है डाइक्लोरोइथीन का। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरी तरीके से बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने H सेम जोड़ा और Cl हमने नीचे जोड़ा, लेकिन जब हमने इधर किया तो हमने Cl को ऊपर कर दिया और H को नीचे कर दिया, भाई कंपाउंड तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों कंपाउंड में सब कुछ सेम है, कंपाउंड सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, हमारा फर्क क्या हो रहा है कि यहाँ पे Cl हमारा नीचे जुड़ा है और यहाँ पे Cl हमारा ऊपर जुड़ा है। तो बस इतना सा फर्क आया कि जो अरेंजमेंट है हमारा एटम का, यहाँ पे जो क्लोरीन का हमारा अरेंजमेंट है वो हमारा डिफरेंट है, हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट है देखोगे वो हमारा डिफरेंट है। इधर हमारा हाइड्रोजन ऊपर है क्लोरीन नीचे है, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरफ देखोगे तो क्लोरीन ऊपर है और हाइड्रोजन हमारा नीचे है। तो जो ऐसे आइसोमर्स होंगे जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे जिनके अरेंजमेंट यानी कि जो एटम के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोल देते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल देंगे। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना होगा इसको हम यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों के ये पूरा फिनोमेना जिसमें हमारे दो ऐसे आइसोमर्स आते हैं जिनमें जो एटम हमारे अटैच होंगे उनका अरेंजमेंट या स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो हमारे यहाँ पे अलग अलग होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ज्योमेट्रिकल वाला एक्चुअल में अलग कैसे होता है। तो देखो ज्योमेट्रिकल की खासियत ये होती है कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन दो हमारे यहाँ जुड़े होंगे ना उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो मूवमेंट है वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। अब रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट क्या होता है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो पहले आप ये समझो कि जो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं यानी कि अगर मैं आपको नॉर्मल यहाँ दिखाऊं कि ये कार्बन है और ये कार्बन हमारा ऐसे जुड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन मतलब एच जुड़े हैं, तो मान लो ये हमारा CH3 है ऐसे जुड़े। तो अब ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड है ना इस वजह से ये इजिली हमारा रोटेट हो सकता है। अब मैं अगर एक बार दिखाऊं, मान लो ये हमारे पास कार्बन है और ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये सिंगल बॉन्ड है जिस वजह से देखो ये इजिली हमारा क्या रोटेट हो रहा है, इजिली हमारा रोटेट हो रहा है, इजिली हो रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि मान लो ये कार्बन है और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जुड़े हैं, तो अब इस टाइम पे जो मूवमेंट है वो हमारी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो देखो नॉर्मल मैं यहाँ पे अब डबल बॉन्ड का ले लेता हूँ और इसमें रोटेशन हमारा रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो एक मेरा बॉन्ड मान लो ये लग गया और एक बॉन्ड मैं लगा देता हूँ मान लो ये लग गया, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ रोटेट करोगे तो देखो अगर आप इसको ऐसे करोगे क्लॉकवाइज तो ये वाला तो रोटेट होगा लेकिन ये वाला यहाँ पे स्ट्रिक्ट करेगा, तो देखो ये हमारे यहाँ रोटेट नहीं हो पा रहा है, ऐसे ये ट्विस्ट हो जाएंगे, रोटेट नहीं हो पाएगा। वही अगर उल्टा करेंगे तो ये फिर से ट्विस्ट हो जाएंगे और रोटेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर हमारा जो डबल बॉन्ड आता है तो इनका जो रोटेशन है वो हमारा फ्री नहीं हो पाता, ये आपस में एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल दो बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है हमारा। वहीं अगर हमारा सिंगल होता तो सिंगल वाला इजीली, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, तो सिंगल वाला जो पंखा, तभी तो आप देखोगे भाई आपके जो पंखे हैं या कहीं भी कुछ भी रोटेशन का है वहाँ हमेशा जो शाफ्ट हमारी लगी होती है जो उसको घुमाने वाली होती है वो सिंपल एक लगी होती है, जिस वजह से ये रोटेशन हमारा दिखता रहता है। वहीं अगर हम यहाँ पे डबल शाफ्ट लगा देंगे तो डबल शाफ्ट कभी भी या तो फिर ऐसे हो कि डबल शाफ्ट लगी तो दोनों के दोनों हमारे ऐसे पूरा रोटेट करे, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो हमारे ये बॉन्ड है इसको रोटेट नहीं करना है, जो कम एटम है उनको रोटेट करना है। तो यहाँ पे देखो ये एटम हमारे रोटेट होंगे ही नहीं, मैं कितना भी यहाँ घुमा लूँ, क्योंकि ये डबल यहाँ से जुड़े हैं। सिंगल से जुड़ा होता तो इजीली हमारा देखो यहाँ पे ये रोटेट हो जाता। तो आई होप आपको अब जो है फ्री रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ आ गया होगा कि अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हमारा फ्री रोटेशन होता है, लेकिन अगर वही हमारा डबल बॉन्ड है तो हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यानी कि वो इजीली रोटेट नहीं होता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यही होता है कि यहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो और जिस वजह से यहाँ पे जो रोटेशन हो वो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हो, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वरना सिंपल मान लो ये एग्जांपल बताता हूँ क्यों। मान लो ये कार्बन है, अब यहाँ पे Cl जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा है, H जुड़ा है। अब अगर मान लो यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो भाई ये इजीली रोटेट हो जाता, और रोटेट हो जाता तो Cl फिर से इधर हो जाता है, H इधर, तो देखो ये और ये फिर बराबर हो जाते। तो हमें अगर बराबर कर देंगे तो इनका जो मतलब आइसोमर्स ही नहीं रहेंगे, फिर तो सेम हो जाएंगे ना। इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है जिससे ये इजीली रोटेट ना कर पाए, और जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड अलग बना है कि यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन दोनों नीचे हैं और यहाँ पे एक क्लोरीन नीचे एक ऊपर है, तो ये डिफरेंस हमें यहाँ पे जो है देखने को मिलता रहे। इसी वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना बहुत जरूरी है, और यही फर्क होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में।
तो अब अगर सिंपली हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, समझ तो हमने ऑलरेडी लिया है। तो क्या था कि डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बाद हमें इसके नोमेनक्लेचर के सिस्टम बताने हैं, और इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिटरमाइन करने के लिए कुछ हमारे मेथड भी होते हैं। तो ये सारी बात है इस वाले मतलब जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो हमारा मेन स्टीरियो आइसोमेरिज्म था इसके दो पार्ट थे, एक ऑप्टिकल एक हमारा ज्योमेट्रिकल। तो ये उसी का एक टाइप है जहां पे क्या होता है कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होता है, और जो उनका बॉन्ड सीक्वेंस है यानी कि दोनों के बॉन्ड सीक्वेंस अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो देखो कार्बन कार्बन ये बॉन्ड सीक्वेंस सेम है, ये हमारा बॉन्ड सीक्वेंस सेम है। तो यहाँ पे बॉन्ड सीक्वेंस भी हमारे सेम होता है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट होता है यानी कि जो हमारे एटम या ग्रुप इनके साथ जुड़े हुए होते हैं वो हमारे डिफरेंस होते हैं अराउंड द डबल बॉन्ड। यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसके एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ पे जो हमारे एटम और ग्रुप जुड़े होंगे वो हमारे डिफरेंट जुड़े होंगे। तो ये हमारा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब जैसे यहाँ पे आपने देखो जो एग्जांपल मैंने बताया वही यहाँ पे बना हुआ है कि इधर हमारे क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े, एक Cl इधर है Cl नीचे, दोनों तरफ Cl नीचे है और ऊपर दोनों तरफ HH है। लेकिन यहाँ देखा जाए कार्बन कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, तो नीचे एक Cl है एक H है और ऊपर एक H है एक Cl है। तो ये दोनों हमारे अलग अलग है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये दो पार्ट्स का आता है जिससे हमें मेनली समझना होता है। एक हमारे पास होता है सिस, क्या होता है दोस्तों, सिस CIS, और एक हमारे पास मैं आपको लिख देता हूं, एक हमारे पास होता है सिस और एक हमारे पास होता है ट्रांस। अब ये आप याद कर रहे हो तो आप हर एक कंपाउंड को यानी देखो ना बहुत सिंपल है। तो सिस आपको कोई सेम वर्ड से मिलता है, तो सिस का मतलब होता है सेम यानी कि एक तरह से एक जैसा, और ट्रांस का मतलब होता है अलग यानी कि एक तरह से बोला जाए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिस मतलब सेम और ट्रांस मतलब जैसे काटते हैं ना किसी को यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांस मतलब कोई किसी को काट रहा है क्रॉस कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि सिस एकदम सेम पैरेलल में और ट्रांस मतलब क्रॉस में होता है। तो अगर आप यहाँ पे कंपाउंड को देखोगे तो यहाँ पे देखो जो हमारे ग्रुप है जैसे यहाँ Cl है यहाँ HH है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल में, यहाँ पे देखोगे क्या है पैरेलल में दोस्तों, यानी कि बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के सेम है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोरीन क्लोरीन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में और एक तरह से काट रहे हैं यानी कि क्रॉस में है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मैंने क्या बताया कि अगर ये हमारे काट रहे हैं ट्रांस में तो ये हमारे कहलाएंगे ट्रांस, और जो हमारे ये सेम है सिमिलर है तो ये हमारे कहलाएंगे सिस। तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये और ये कंपाउंड को हम कैसे नंबराइज कर सकते हैं कि ये कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सिस बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन जो हमारे सेम ग्रुप है वो सेम डायरेक्शन में पैरेलल में, और यहाँ पे जो हमारे सेम है वो अपोजिट में है, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांस। तो अब अगर आपको ओवरऑल इसकी नॉर्मल कहते हैं कि नेमिंग करनी होगी तो कैसे लिखोगे कि इस कंपाउंड का नाम लिखोगे आप सिस डाइक्लोरोइथेन और इसका आप लिखोगे यहाँ पे ट्रांस डाइक्लोरोइथेन। तो भाई नाम भी तो अलग होना चाहिए क्योंकि कंपाउंड अलग है, तो इसी बेस पे आप इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर सकते हो और ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा सिस डाइक्लोरोइथेन और ये हमारा बन जाएगा ट्रांस डाइक्लोरोइथेन। और यही रीजन है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं पे आपका आता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो आप आराम से लिख के आ सकते हो कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ये डेफिनेशन लिख के आता ना, ये पूरा लिख के आता ना, और समझा तो मैंने आपको डिटेल्स में दिया कि भाई ए और बी क्या होगा। तो हमारा ए कंपाउंड बन जाएगा सिस डाइक्लोरोइथेन और बी बन जाएगा ट्रांस डाइक्लोरोइथेन। जब सेम हो तो हमारा सिस और जब अपोजिट में हो तो हमारे ट्रांस निकल के आते हैं ये। अब ये आइसोमेरिज्म हमारे कौन कौन से कंपाउंड दिखाएंगे, तो देखो जो कंपाउंड हमारे डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, एग्जांपल जैसे कार्बन कार्बन के बीच हमने देख ही लिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये भी देखेंगे, और नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ये भी देखेंगे। तो जो ऐसे डबल बॉन्ड, देखो मैंने बोला ना डबल बॉन्ड कंपलसरी आपका यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आपको चाहिए। इसके अलावा अगर किसी के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है तब भी हमें जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और ये रोटेशन हमारा डबल बॉन्ड के द्वारा ही आएगा। अब कंडीशन देखा जाए भाई क्या कंडीशन जरूरी है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तो सबसे पहले वही है कि देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड यानी कि फ्रोजन रोटेशन, जो मैंने आपको दिखाया कि फ्रोजन रोटेशन में सिंपली क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दो शाफ्ट हमारे ऐसे लगी होंगी, और जब दो शाफ्ट लगी हैं तो जो रोटेशन है वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमारा बहुत जरूरी है इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। सेकंड हमारा आता है बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज फ्लोरन शुड बी डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कार्बन है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इस कार्बन के पास जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड लगे हैं वो हमारे अलग अलग लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो सेम लगे हैं, अब एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो यहाँ पे H लगा है, मान लो यहाँ भी H लगा है, तो अब बताओ कि ये H है तो ये सेम भी हो गया और ये क्रॉस भी हो गया, तो अब आप इसको ट्रांस बोलोगे कि आप इसको सिस बोलोगे, तो कंफ्यूजन हो गया ना। इसी चक्कर में जो आपके कार्बन के इधर दो कंपाउंड लगे होंगे वो हमारे एटम लगे होंगे वो हमारे अलग अलग होने चाहिए। वही ये बात बता रहा है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट लगे होंगे हर एक कार्बन पे रोटेशन के अलग वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए।
तो यहाँ हमारी सिंपल कंडीशन क्या निकल के आती है, जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जो यहाँ पे ए लगाए बी लगाए तो ए और बी के, ये मतलब ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और सी डी के बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर इधर भी हाइड्रोजन लगा देंगे तो भाई ये हमारा इधर से ट्रांस हो जाएगा, इधर से सिस हो जाएगा, इसीलिए हमारे ये ए और बी हमारे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है तो ये हमारा हो जाएगा, और अगर ध्यान दोगे तो देखो ये हमारा इधर लगा है, ये इधर लगा है, सेम सेम, तो ये हमारा ट्रांस बन जाएगा। तो इस तरह आप आराम से, यानी कि बहुत ईजी है, आप आराम से डायग्राम देख के, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो अब हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखो वैसे तो हमने एक पढ़ ही लिया कि सिस और ट्रांस किस बेस पे आता है, तो देखा जाए यहाँ पे तीन तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहले हमारे पास आता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया। सेकंड आता है ई जेड नोमेनक्लेचर एंड थर्ड आता है सिन एंटी नोमेनक्लेचर। तो अगर आता है आप इन तीनों के बारे में ही जो है डिटेल्स में लिख के आओगे। तो सबसे पहले बात करें अगर सिस ट्रांस आइसो नोमेनक्लेचर के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंड शो दिस नोमेनक्लेचर ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो हमने बोला था कि यहाँ पे जब रेस्ट्रिक्टेड होगा तभी ये हमें रोटेशन देखने को मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ए बी है और ये ए बी है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो हमारा कंपाउंड है उसके पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कार्बन कार्बन के बीच में, और उसके बाद क्या है एटलीस्ट वन सिमिलर एटम या ग्रुप का होना भी जरूरी है दोनों कार्बन के बीच में। देखो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे वही कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए हमारे बी के इक्वल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारे इधर इधर है, जैसे कार्बन के एक इधर इधर है, तो इनके बीच में एटलीस्ट एक सिमिलर हमारा एटम होना चाहिए, तभी तो भाई हम उसको कंपेयर कर पाएंगे कि जो सिमिलर वाला एटम है वो हमारे पैरेलल में है या वो हमारे क्रॉस में है। इसको भी तो क्रॉस चेक करना है, तभी तो हम उसका नाम सिस और ट्रांस रखेंगे। और थर्ड कंडीशन हमारी यही है कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो हमारा रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी कि रोटेशन डबल बॉन्ड के बीच में नहीं होना चाहिए। तो बस यही हमारी कंडीशन है कि सिस कब होगा, द आइसोमर इन विच द आइडेंटिकल ग्रुप, यानी कि जो हमारे ग्रुप सेम होंगे वो हमारे अगर सेम साइड पर हैं तो वो कंडीशन हमारी सिस कहलाती है, और अगर जो हमारे आइडेंटिकल ग्रुप हैं वो अगर हमारे अपोजिट साइड पे है तो वो हमारे ट्रांस कहलाएंगे। सिंपल सा फंडा, सिस मतलब जब सेम साइड पे हो, ट्रांस मतलब अलग अलग साइड पे हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन हो गई। यहाँ पे देखो ये और ये हमारे सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, दूसरी कंडीशन हो गई। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तीसरी कंडीशन हो गई। तो ऐसा कहता है कि इन और इधर एटलीस्ट हमारा एक सिमिलर एटम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है एच एच सिमिलर है और यहाँ पे CH3 सिमिलर है। तो सारी कंडीशन हमारी मिलती है, मतलब हम इसका सिस ट्रांस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखा जाए इन दोनों के अंदर में, तो देखो यहाँ पे ये और ये हमारे सेम सेम जगह पे है, तो ये हमारा कहलाएगा सिस, और यहाँ पे देखो CH3 हमारे क्रॉस में है, तो ये कहलाएगा ट्रांस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस ब्यूट टू इन, क्योंकि ये हमारा ब्यूटीन हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रांस ब्यूटेन। तो इस तरह हम इसका नाम रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ बात करें तो देखो जो हमने पहले बताया था कि क्लोरीन क्लोरीन हमारे अपोजिट में है तो ये ट्रांस नाम हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन सेम है तो ये हमारा सिस नाम हो जाएगा। अब थर्ड के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा H और H सेम है। अब अगर इधर देखें देखो CH2H और CH, तो ये कंपाउंड हमारे अलग अलग है, लेकिन हमने क्या बोला कि एटलीस्ट हमारा एक एटम या ग्रुप तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, तो अगर ये दोनों मिल रहे हैं और ये दोनों सेम साइड पर है तो आसानी सी बात है कि ये हमारा हो जाएगा सिस। तो इस पूरे का नाम हमारा होता है ओलिक एसिड, तो ये हमारा हो जाएगा सिस ओलिक एसिड। अब अगर हम इधर बात करें तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो मिल ही रहे हैं, तो ये हमारे क्रॉस में है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस, और इसका पूरा नाम है एलिडिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसका यहाँ पे नाम रख सकते हैं। तो एलाइडिक एसिड इज नन अदर देन ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑलिक एसिड, यानी कि जो ऑलिक एसिड है इसको जब हम ट्रांसफॉर्म में करते हैं तो बस हमारा एलाइडिक एसिड बन जाता है, बाकी ये ऑलिक एसिड की तरह सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या देखा कि ये हमारे भी कोई एक तो मिलना चाहिए, तो ये हमारे क्रॉस में हो गए तो ये हमारे ट्रांस हो गया, ये हमारे सेम हो गए तो सिस हो गया। इस तरह आप किसी भी कंपाउंड जो हमारे दो कंपाउंड दिए हो या कोई भी सिंगल भी दिया हो, आप आराम से देख के बता सकते हो कि वो सिस है या हमारा ट्रांस है। तो इस तरह आप यहाँ सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कर सकते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अब सेकंड हमारा मेथड आता है ई जेड नोमेनक्लेचर, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जो अलग से भी आता है, तो इसको हम और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये उसका मोर जनरल मेथड है, यानी कि मोस्टली टाइम हमारा यही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें ई जेड में मतलब क्या होता है, तो देखो ई जेड का मतलब यहाँ पे थोड़ा ई जेड लिखा होता है, लेकिन आप याद रखना कि जो जेड होता है इसका मतलब होता है टुगेदर, यानी कि सेम सेम, और जो हमारा ई होता है इसका मतलब होता है अपोजिट। तो जो जेड वर्ड है वो हमारा आता है ज्यूसामेम से, और ई वर्ड आया एंटीगेगन से। इससे अच्छा तो आप जेड फॉर टुगेदर और ई फॉर अपोजिट ही याद कर लो। तो यहाँ पे क्या है जेड टुगेदर, ई अपोजिट के लिए है। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल में देखें तो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है क्लोरीन क्लोरीन सेम है, तो जब ये सेम है तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या लगेगा
जेड वाला लगेगा। और जब ये हमारे अपोजिट है तो यहाँ पे वर्ड क्या लगेगा, ई वाला लगेगा। तो जेड हमारा आप मान लो कि सिमिलर के लिए है, और इसको याद करने का तरीका एक तरह से मान लो जैसे ये हमारा पैरेलल के लिए हम ऐसे साइन बनाने था, तो ये पैरेलल के लिए साइन मान लो कि हमारा एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हम इस तरह साइन बनाएंगे तो ये हमारा जेड हो जाएगा जब एक दूसरे के ये पैरेलल या फिर सेम हो। और ई वाला आप मान सकते हो, इसको कैसे भी मान लो, अपोजिट हो गया भाई, जेड हमारा पैरेलल हो गया तो ई हमारा अपोजिट वाला हो जाएगा। अब देखो बड़ी बात क्या है कि ये जो हमारा ईजेड नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम है ये हमारा सीक्वेंस रूल पे डिपेंड करता है। और अगर आपने आरएस सिस्टम यानी कि जो आपने पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आरएस सिस्टम पढ़ा था, वो सिस्टम हमारा सीक्वेंस रूल पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे हमारा ईजेड वाला सिस्टम है वो सीक्वेंस रूल पे डिपेंड करता है, तो आपको सीक्वेंस रूल के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि सीक्वेंस रूल को ही हम CIP सिस्टम भी बोल देते हैं, क्योंकि इसको हमारा डिस्कवर किया था कौन, इंग्लैंड, प्रीलॉग से, मतलब इन तीनों ने 3 साइड, तो इसका नाम तीनों को मिला के CIP सिस्टम बन जाता है। अब इसमें सबसे पहला रूल क्या होता है आपको बताएं कि जो हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा एक कार्बन के पास में, उसको सबसे पहले नंबरिंग देंगे। तो पहले हम थोड़ा बहुत इस रूल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि द प्रायोरिटी ऑफ ऑल अटैच्ड एटम या ग्रुप डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी देंगे किसी भी एटम या ग्रुप को, वो हम उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे देंगे। तो जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला होगा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद ये हमारा लगभग हर एक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है, तो बस हमें प्रायोरिटी चेक करनी है। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मान लो कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, Br का 35 है, 8 और ये 1, ठीक है 1। F का फ्लोरीन का हमारा 9 है, क्लोरीन का 17 है। तो अगर मैं मान लो एग्जांपल के लिए ये बनाता हूँ, मान लो मैंने ये बनाया, तो एक तरफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन बनाया, तो सबसे ज्यादा नंबरिंग किसको मिलेगी, Br, यानी कि इसका 35 है तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी। देन सेकंड पे हमारा आएगा क्लोरीन जिसका 17 है, थर्ड पे आएगा ऑक्सीजन जिसका 8 है, और नाइट्रोजन का 7 है तो ये आएगा फोर्थ पे। तो इस तरह आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। तो ये हमारा है कि आपको इस तरह प्रायोरिटी देके नंबरिंग करनी है। अगर थोड़े बड़े ग्रुप देखे जाए तो आपको पता है कि अगर 2 अवेलेबल है, मान लो यहाँ CC दोनों तरफ है, तो अगर CC है तो आप इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे, वो बाद में करेंगे। पहले तो ऑक्सीजन का हमारा 8 है तो पहले इसको मिल जाएगी। देन कार्बन कार्बन दोनों का 6 होता है, तो अब इनके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन उसके बाद फर्दर उसके बाद हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ हमारा ऑक्सीजन है जिसकी मतलब एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी मिलेगी CHO को, और थर्ड मिलेगी हमारी CH3 को। तो इस तरह 1 2 3 4 हमारे ये बनेगा, और प्रायोरिटी इस तरह देंगे। तो वही यहाँ लिखा है कि अगर हमारे को जो कार्बन है उसके बाद 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम जुड़े हैं जिनके पास हमारे और यानी कि मान लो CC डबल जुड़े हैं, तो आप उसके नेक्स्ट एटम को देख के प्रायोरिटी देना शुरू करोगे। एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पे है, तो COOR को सबसे ज्यादा, COH को उससे कम, फिर CHO को उससे ज्यादा कम, और CH3 को उससे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या CH3 CHO लगा था। तो अगर आपको ये याद भी कर लेते हो, देखो CH3 या CHO, तो आप ऑटोमेटिक जो है CHO को ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे दे दोगे। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने समझने के लिए लिया, लेकिन हमें समझना है किसमें, हमें समझना है इस वाले बेस पे, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, C डबल बॉन्ड C लगाए। अब इधर OH है, इधर OH है, इधर H है, इधर H है, इधर OH है, इधर OH है, इधर H है, इधर H है। अब जो हमारा ईजेड सिस्टम है वो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो अगर आपके सेम साइड है, तो भाई वही है कि अगर वो आपके सेम साइड है तो आपका कहलाता है जेड, और जो आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कहलाता है आपका ट्रांस, यानी कि वो आपका कहलाएगा ई वाला कंडा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन है, अब यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, तो भाई इन दोनों में यहाँ पे आपको चारों पे नहीं देनी है, जो कार्बन है इनके अब एक एक साइड देनी है। तो यहाँ पे कार्बन के पास OH है, इधर H है, तो भाई OH में O को ही तो मिलेगी, क्योंकि भाई O हमारा क्या है 8 नंबर का, हाइड्रोजन हमारा 1 है। तो यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी हमारी इसको मिलेगी, और इन दोनों में प्रायोरिटी हमारी इसको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस वाले पूरे कंपाउंड में जो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि OH है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट है, क्रॉस है, तो ये हमारा ई कहलाता है। और अगर दूसरे फंडे में देखा जाए तो इसी को हम यहाँ पे ट्रांस बोल देते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे इन दोनों में भाई OH को मिलेगी, इन दोनों में OH को मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं यहाँ पे, वो दोनों के दोनों हमारे क्या है, यहाँ पे पैरेलल में, यानी कि टुगेदर हैं, साथ साथ हैं। और जब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है जेड। जेड हमारा होता है यहाँ पे टुगेदर, जो मैंने बोला ना पैरेलल, ये हमारा जेड है जो पैरेलल में, और ई हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह आप यहाँ पे ई और जेड का नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर सकते हो। बाकी आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप याद रखें उनकी प्रायोरिटी के बेस पे, तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, क्योंकि देखो अगर पूरा आता है तब तो ये आपके लिए वर्थ इट है, लेकिन अगर सिर्फ आपके सामने ई जेड वाले लिखने के लिए आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और आपको सीक्वेंस रूल के बारे में ये बातें भी लिखनी पड़ेंगी, जरूरी है। उसके बाद ये आप थोड़ा बल्क बढ़ाने के लिए ये लिख सकते हो, ये तो जरूरी है, ये भी आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है।
तो अब अगर इसका एक मेन एग्जांपल लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इधर एक तरफ जुड़ा है H और एक तरफ जुड़ा है Br, इधर एक तरफ जुड़ा है F और एक तरफ जुड़ा है क्लोरीन। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो बोला था कि जो कार्बन कार्बन है इनके इधर और इधर एटलीस्ट एक सेम एटम या ग्रुप होना चाहिए, तो वो हमने सिस और ट्रांस वाले सिस्टम के लिए पढ़ा था। यही तो मैं आपको बता रहा कि हर एक सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ बातें हमारी अलग हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 3 सिस्टम थे, तो सिस ट्रांस वाले में ये लिखा था कि एटलीस्ट एक सिमिलर एटम ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम वही देखकर जो है डिसाइड कर रहे थे कि हमारे जब सेम एक साइड है तो हमारा सिस है और अपोजिट है तो हमारे ट्रांस है। लेकिन यहाँ पे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी के बेस पे कर रहे हैं जो हमारा इजेड वाला है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मान लो हमारे सामने ऐसा कंपाउंड आता तो भाई इसका हम सिस ट्रांस करके नहीं बता सकते थे कि ये हमारा कौन सा वाला सिस्टम है, इसीलिए हमें ई और जेड सिस्टम लाना पड़ा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें क्या देना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। और आपको बताया कि भाई हाइड्रोजन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन का 35 होता है एटॉमिक नंबर, आपको थोड़े बहुत याद हो जाएंगे, बाकी आप कर लेना। और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो भाई इन दोनों में जो प्रायोरिटी है वो हमारे ब्रोमीन को ही मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन में हमारा क्लोरीन का 17 होता है, तो इस वजह से जो नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी हमारे क्लोरीन को। फ्लोरीन का हमारा 9 होता है, मैं बताते भी जा रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। 35, 17 और इसका हमारा 9 होता है, इसका हमारा 1 होता है। तो इन दोनों में देखा जाए तो ब्रोमीन हाईएस्ट है, इन दोनों में देखा जाए तो क्लोरीन हाईएस्ट है। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पे जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो ये हमारे सेम साइड है, यानी कि टुगेदर है। और जब टुगेदर है तो टुगेदर का मतलब हमारा आता था कि ये हो जाएगा जेड आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं तो इधर तो भाई हमारा कि एक तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये हमारे अपोजिट, ये हमारा अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब हमारा ई है, मतलब ट्रांस है, तो आप ऐसे भी बता सकते हो। बाकी अगर प्रायोरिटी बेस पे देखना है, देख रहे हो सिस ट्रांस वाला हमारा हर तरफ नहीं लगता, लेकिन ई जेड वाला हमारा हर तरफ लग जाता है, क्योंकि इसको आप सिस ट्रांस के बेस पर भी बता सकते हो और ई जेड के बेस पे तो आप सब बता सकते हो। इसीलिए बोलता जाता है कि ई जेड हमारा ज्यादा जनरल है और ज्यादा जगह अप्लाई होता है और ज्यादा वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, CH3H और यहाँ CH3H है, तो अगर इस बेस पे देखा जाए तब भी है। बाकी प्रायोरिटी बेस पे देखा जाए तो CH3 को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो इन दोनों में प्रायोरिटी इसको, इन दोनों में प्रायोरिटी इसको, और ये प्रायोरिटी वाले हमारे दोनों अपोजिट में है, तो ये हमारे अपोजिट में मतलब ट्रांस यानी कि ई आइसोमर हमारे ये कहलाते हैं। अब एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे है जो आप थोड़ा ध्यान लगाओ कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपको केवल नाम बताने, तो अगर आप इसको थोड़ा अंदर घुसोगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखना है कि देखो कार्बन कार्बन लगा है। अब इधर कार्बन के पास इधर पहला आइटम ही तो देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है। आपको सिर्फ पहला आइटम देखना होता है, अगर इधर इन दोनों में बात नहीं, मान लो इधर भी कार्बन होता है इधर भी होता है, तब आप दो देखते। तो यहाँ पे क्या है कि भाई प्रायोरिटी हमारी इसको मिल जाएगी, क्योंकि इधर कार्बन है उधर हाइड्रोजन है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। अब इन दोनों में देखा जाए तो भाई कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, क्लोरीन का हमारा कितना होता है, 17 अभी बताया ना, तो इधर प्रायोरिटी हमारी इसको मिलेगी, इसको सेकंड हो जाएगी। तो क्या देख रहे हो कि जो सेम प्रायोरिटी वाले वो हमारे सेम साइड हो गए, तो इस वजह से ये टुगेदर पे हमारा आ जाएगा जेड, तो ये हमारा हो जाएगा जेड। बाकी नोमेनक्लेचर आप आराम से बैठ के करते रहना। अब एक आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर वाला आ जाता है, तो ये देखो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी इसका जो आंसर है आप कमेंट करके लिखना, लिख देना यहाँ पे लॉन्ग आंसर ई जेड वाला, लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सिस्टम देखना है, ये वाला देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है, तो 3 बनेगा। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, आपको लिखना होगा जब 1, अब वो ई जेड जो भी है, सेकंड ई जेड क्या है, थर्ड ये क्या है, बाकी पूरे का नाम लिखना होगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो कार्बन कार्बन है, अब इस कार्बन है, इन दोनों में देखो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, अब इन दोनों में क्या इसको मिलेगी, तो अपोजिट में हो गया। फिर इन दोनों का देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन के पास हमारा क्लोरीन भी अटैच है, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी हमारी इस वाले कार्बन को ज्यादा मिल जाएगी। और अगर इसको हम मेन पकड़े तो देखो यहाँ क्लोरीन है तो इसको ज्यादा मिलेगी, और यहाँ पे इसको मिलेगी। तो मैंने आपको समझा दिया किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। फटाफट इसको रब बनाओ अपना, एक एक दो दो करके प्रायोरिटी दो, और फिर देखो पहले इस वाले में ई है कि जेड है, इस वाले में ई जेड है, इसमें ई जेड है, और इस पूरे का नाम आपको जो है कमेंट करके लिखो। और भाई जरूर लिखो, ये आपका होमवर्क है, अगर आप केयरवेल फार्मा से पढ़ते हो, थोड़ा मानते हो, तो फटाफट जो है, क्योंकि आधा तो मैंने ही सॉल्व करा दिया, तो फटाफट जो आप कमेंट करके इसका नाम लिखो, ई जेड है यही लिख दो, सिंपल। तो बस यही सारी बातें हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर सेम साइड है और जेड हमारा आ जाएगा, और अपोजिट साइड है तो हमारा ई आ जाएगा। ये सब आप लिख के आ सकते हो। ये एग्जांपल जो इतनी बार बता दिया, क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट है तो हमारा ई हो जाएगा, सेम साइड है तो हमारा जेड हो जाएगा। और इस पूरे का नाम यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ईथीन आएगा। देखो डबल बॉन्ड आता है ना, वहाँ पे याद रखना, फ्लो में ए मत लिख देना, ईथीन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड हमारा सिस्टम आता है सिन एंटी नोमेनक्लेचर, और ये भी बहुत सिंपल है। ई जेड वाला इंपोर्टेंट था, मैंने लॉन्ग में बता दिया। अब सिन एंटी वाला ज्यादा कुछ वैसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि दिस टाइप
ऑफ नोमेनक्लेचर या आइसोमरिज्म शोन बाय दोज कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन कार्बन नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम। यानी कि यहाँ पे हमारा एक नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जब नाइट्रोजन होगा तभी जाके हमारा ये सिन एंटी वाला हम नाम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो इधर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास 3 ही जुड़ सकते हैं क्योंकि भाई NH3, तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड तो कार्बन से लग गया, तो केवल इसके पास केवल एक ही हमारा कोई भी एटम या ग्रुप जुड़ सकता है। तो एक ये बन गया, यहाँ पे देखा जाए एक इधर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम है, सिन का मतलब होता है सेम और एंटी तो मतलब आप जानते हो यानी कि अपोजिट। तो अगर हमारे ये सेम साइड है तो भाई सिन आ जाएगा और अपोजिट साइड है तो एंटी आ जाएगा। अब बोलोगे क्या सेम साइड है, तो भाई सिंपल है कि नाइट्रोजन पे एक तो हमारा खाली है, तो जब हमारा एक खाली है तो जो दूसरा वाला हमारा है उसको हमें मिलाना है H के साथ में। किसके साथ मिलाना है दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ में। तो जब हमारा जो नाइट्रोजन का इकलौता वाला एटम या ग्रुप और कार्बन का हमारा हाइड्रोजन वाला ये जब अपोजिट साइड होंगे तो हमारा एंटी बन जाएगा, और ये जब हमारे सेम साइड होंगे यानी कि यहाँ सेम साइड होंगे तो हमारा सिन बन जाएगा। तो सिन मतलब सेम, जब आई मतलब इधर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H और N के साथ जुड़ा हुआ OH, यानी कि N का जो इकलौता जुड़ा हुआ है वो हमारे H के साथ में जैसे भी जुड़ा होगा सेम है तो सिन है, और इधर हमारी अपोजिट में है तो ये हमारा एंटी कहलाएगा। तो इतना ज़्यादा सिंपल हमारा सिन एंटी, कुछ नहीं करना। तो H अगर हमारा कार्बन का सब्सटीट्यूट है नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है यानी कि सेम साइड है तो हमारा सिन है, और अपोजिट साइड है तो हमारे यहाँ पे एंटी कहलाता। हमने यहाँ पे अपने नोमेनक्लेचर तो अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट आता है, वो क्या है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विद एग्जांपल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों मिला के हमारे 10 मार्क्स में आ सकता है। वैसे तो नोमेनक्लेचर भी 10 मार्क्स में आ सकता है, तो वैसे मैंने आपको परफेक्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है, मोर देन एनफ है, आप लिख के आओगे अच्छे खासे पेज भी भर जाएंगे। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में। अब इसका फंडा क्या है, इनके क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास क्या है इस तरह के ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आप आराम से बता दे रहे थे कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, कौन सा ई है, कौन सा जेड है। लेकिन जब आप लेबोरेटरी में जाओगे और आपके सामने क्या है इस तरह का एक पाउडर आएगा, ये पाउडर आएगा कुछ भी, तो अब ये पाउडर देख के आपको बताना है कि वो हमारा सिस है या ट्रांस है, कौन सा आइसोमर है, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। वहां पे आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, तो वैसे तो अगर आप उसका नाम पता चल जाए तो आप देख सकते हो, लेकिन देखकर भी आपको क्या सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उसका ये स्ट्रक्चर क्या है, सिस है आइस है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये हमारे वो मेथड है जो हमको ये पता लगाने में हेल्प करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन का है। देखो कॉन्फ़िगरेशन होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और उसको सिस और ट्रांस बोल देंगे। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं कि भाई वो कौन सा है, सिस है या फिर ट्रांस है। तो इसी को पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मेथड लिए हैं। पहला हमारे पास आता है फिजिकल मेथड, सेकंड हमारे पास आता है साइक्लाइजेशन मेथड, एंड थर्ड हमारे पास आता है कन्वर्जन मेथड। अब अगर याद हो आपको तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हमने एक पढ़ा था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन वाला, जिसमें फिजिकल बायोलॉजिकल आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग टाइप होता है ना, ये भाई एग्जाम में काफी बार आते हैं, तो इनको थोड़ा सीरियस लेना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे हम बात करें तीनों सिस्टम के बारे में, तो सिंपल क्या है, जैसे कोई भी हमारे पास ड्रग होगा, यहाँ पे कोई सैंपल होगा, हमें यही बताना है कि वो सिस है या ट्रांस है। तो पहले हम अगर मेथड के बारे में बात करें फिजिकल मेथड के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारे पास मान लो ड्रग आया, हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। अब प्रॉपर्टीज कैसे चेक करनी है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया जो एब्जॉर्ब करेगा नॉर्मली, या हम बात करें उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सॉलिबिलिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो इसको इस तरह पता लगाते हैं, जैसे हम अपना यहाँ पे सैंपल लेंगे, जो भी हमने मान लो ये सैंपल ले लिया, यहाँ पे ये हमारे पास सैंपल है। अब इस सैंपल की क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम देखते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट के केस में देखा जाए तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा आता है। तो मान लो कि अगर हमारा ये कंपाउंड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, तो हम बोल देंगे कि ये वाला कंपाउंड हमारा हो जाएगा सिस। यानी कि सिंपल समझ लो कि हम केवल उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा सिस है या ट्रांस है। बहुत मेथड होते हैं यार, आप अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप आराम से बता सकते हो। तो उसी तरह यहाँ बताया गया है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, हमारी सॉलिबिलिटी, हमारी डेंसिटी, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा डायपोल मूवमेंट, ये सब जो फंडे ये सब हमारे ज़्यादा होते हैं सिस के। तो अगर आपके सामने 2 कंपाउंड है, आपको चेक करना है कौन सा सिस है या ट्रांस है, बिना उसको मीजर वो सब किए, तो आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो अगर ये 4-5 प्रॉपर्टीज हमारी ज़्यादा निकल के आती है तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड हमारा सिस है। वही हम बात करेंगे भाई ये सिस हो गया, तो ये कम वाला होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। सिंपल पता चल गया। अब अलग प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो हमें क्या यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे। तो अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे जिस भी कंपाउंड का ज्यादा निकल गया था, मान लो इसका ज्यादा निकला, तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारी किसकी, ट्रांस की ज्यादा होती है कंपेयर टू सिस। तो इस तरह बस हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा सिस है, कौन सा कंपाउंड हमारा ट्रांस है।
नेक्स्ट हमारा मेथड आता है साइक्लाइजेशन। अब देखो साइक्लाइजेशन, शायद मुझे लग रहा है मैंने इसको क्रिस्टलाइजेशन बोला था, ये हमारा साइक्लाइजेशन है, इसको करेक्ट कर लेना। तो साइक्लाइजेशन मेथड एक्चुअल में क्या होता है कि एक ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, हमें नहीं पता भाई कौन सा है, यहाँ पे नॉर्मल हमारा कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे और केमिकल रिएक्शन करा के ये देखेंगे कि अगर ये हमारा क्या दे रहा है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन दे रहा है और जल्दी दे रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा सिस होगा। क्योंकि जो हमारे सिस कंपाउंड होते हैं वो साइक्लाइजेशन रिएक्शन को बहुत ईजिली देते हैं, आसानी से देते हैं एज कंपेयर टू ट्रांस। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे मैलिक एसिड लिया है और मैलिक एसिड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट कराएंगे। तो हीट कराएंगे तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे देख लो H2O को माइनस करेगा, तो यहाँ से मान लो OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो जब ये निकल जाएगा तो ये O हमारा इन दोनों के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये एक क्लोज्ड रिंग बनाएगा जो एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। तो अगर इसने साइक्लिक रिंग देके साइक्लिक कंपाउंड बना लिया, जैसे हमारा ये मैलिक एसिड जो है मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया, जैसे नॉर्मल कार्बन चैन है ये एक रिंग में बन गई, तो ये हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड हमारा एक सिस था जिसने बहुत आसानी से ये हमें यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह हम पता लगाते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारा सिस है या नहीं है। तो अगर वो आसानी से साइक्लाइजेशन रिएक्शन दे रहा है तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड हमारा सिस है, सिर्फ गर्म करने पे। अब बोलोगे सर ये तो चलो केमिकल रिएक्शन होगी ना, हम उसमें कैसे देखेंगे। तो जब हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा केमिकल सब्सटेंस को हम हीट कराएंगे, तो जब हीट कराएंगे और उसमें चेंज देखने को मिल रहा है हमको जल्दी, क्योंकि भाई साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा तो कंपाउंड में भी तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा ना। तो जब कंपाउंड हमें कुछ चेंज दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो थोड़ी बार रिएक्शन दे रहा है और हमको एक आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा कंपाउंड जो है सिस है। और अगर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है तो वो हमारा ट्रांस कहलाएगा। अब थर्ड हमारे पास आता है कन्वर्जन मेथड। अब कन्वर्जन मेथड थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा अलग तरीके का है, इसको एक बार हम यहां समझ लेते हैं। बाकी इसको हम इस नाम से भी जानते हैं कि मेथड ऑफ कन्वर्जन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नोन कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो इन अ नंबर ऑफ केस इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू कंपाउंड ऑफ नोन कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ लिया। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक अननोन कंसंट्रेशन का सैंपल है, कोई भी हमें नहीं पता, और हमें यहाँ पे पता है कि मान लो एक हमारे पास ये ए ले लिया जो सिस आइसोमर है, एक हमने बी ले लिया जो ट्रांस आइसोमर है। इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन वाला ये है, जिसका कंसंट्रेशन क्या अननोन जो सैंपल है जिसके बारे में हमको यहाँ नहीं पता, उस वाले सैंपल को हम यहाँ लेंगे और उसकी एक रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन कराने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर वो हमारे इस ए के जैसा बन गया तो हम बोलेंगे कि वो हमारा सिस आइसोमर है, और अगर उसको मतलब रिएक्शन के बाद वो हमारा बी के जैसा बन गया तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस। यानी कि ये हमारा एक अननोन वाला सैंपल है जिसके बारे में हमको नहीं पता, तो बस हम उसके केमिकल रिएक्शन कराएंगे। यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर वो हमारे ए के जैसा है तो हम उसको सिस बोल देंगे, और बी के जैसा तो हम उसको ट्रांस बोल देंगे। अब इसके लिए हम सारा खत्म नहीं करते। मान लो हमारे पास यहाँ पे 10 किलो है या 1 किलो है, तो हम सिंपल सा लेंगे 40-50 ग्राम या 10-20 ग्राम लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे। उसकी रिएक्शन करा के चेक करते हैं कि वो हमारा सिस बना या ट्रांस बना। जिसके भी जैसा वो बन जाएगा, भाई सिंपल है कि अगर वो हमारा सिस बन रहा है तो उसके अंदर सिस कंपाउंड है तो वो हमारा सिस आइसोमर कहलाएगा, और अगर वो ट्रांस वाला नेचर दिखाता है तो वो हमारा ट्रांस आइसोमर है। तो सिंपल एक तरह से ये मान लो यहाँ पे कि मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे 2 पेन ले ली, एक मैंने ले लिया ब्लू और एक मैंने ले लिया ब्लैक। अब मैं क्या करूँगा, एक अननोन वाला सैंपल लिया जो मुझे नहीं पता, और मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ। मान लो मैं ये लेके आया। अब जब लेके आया तो अब तो आपको दिख गया होगा कि ये किसकी तरह दिख रहा है। तो मैंने देखा कि ये हमारा इसकी तरह दिख रहा है, मुझे नहीं पता भी कौन सा है, लेकिन ये इसके जैसा है। तो मैं बोल दूंगा कि ये वाली जो पेन है ये मेरी भाई ब्लू होगी, क्योंकि ये भी ब्लू है। तो यहाँ पे हम इसी तरह कर रहे हैं कि हम अपना अननोन सैंपल लेके आते हैं और उसको मैच करते हैं कि वो हमारा इसकी तरह है। अगर वो हमारा इसकी तरह है तो सिस होगा, इसके जैसा है तो ट्रांस होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल, जैसे हमारे कुछ केमिकल रिएक्शन आती है, मान लो मैंने ये ले लिया कंपाउंड और मैंने इसको हाइड्रोलाइज कराया। तो जब मैंने इसको हाइड्रोलाइज कराया तो ये मेरा मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया सिस वाले में। तो मुझे पता लग गया कि ये वाला जो कंपाउंड है ये मेरा क्या है, सिस होगा, क्योंकि मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और मैलिक एसिड हमारा सिस होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला लिया और इसको मैंने जब हाइड्रोलाइज कराया तो ये मेरा फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और अगर ये फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो मतलब फ्यूमरिक एसिड हमारा ट्रांस होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं छोटा सा सैंपल ले रहा हूँ, उसकी हाइड्रोलाइज करा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो क्या बन रहा है। मान लो मैंने ये लिया, अगर वो मैलिक एसिड बन गया तो मतलब मेरा सिस था, और अगर वो मेरा फ्यूमरिक एसिड बन गया तो मतलब वो मेरा ट्रांस था। इस तरह मैं इसको कन्वर्ट करके चेक कर रहा हूं। ठीक है। अब देखा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां देखो ये हमारा वैसे भी सिस है, और यहां देखो ये हमारा क्रॉस में, तो ये हमारा वैसे ट्रांस है, आपको पता है। लेकिन भाई हमें ये पाउडर फॉर्म में लाया तो हम नहीं जानते ना, तो हम यहाँ कन्वर्ट करके देखते हैं कि अगर वो मैलिक एसिड बन गया तो मैलिक एसिड भी हमारा सिस होता है, और अगर वो फ्यूमरिक एसिड बन गया तो फ्यूमरिक एसिड भी हमारा ट्रांस होता है। तो इस बेस पे आप क्या करोगे, इसको इसमें कन्वर्ट करके पता लगा लेते हो कि ये हमारा सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हमारा ए है यहाँ पे ये वाला कंपाउंड है, ये हमारा हो जाएगा सिस, और इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोक्रोटेनिक एसिड। और जो हमारा बी है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा ट्रांस, जिसका नाम है ट्राइक्लोरोक्रोटेनिक एसिड। तो स्ट्रक्चर देख के तो आप बता सकते हो कि, लेकिन अगर ये यहाँ पे सैंपल रखा होता तो आप नहीं बता पाते। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके ये फ्यूमरिक एसिड में आया, जिसका मतलब ट्रांस होता है। तो हम इस तरह इनको बता पा रहे हैं कि कौन सा हमारा सिस है और कौन सा हमारा ट्रांस है।
तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों मेथड समझ आ गए होंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। अगर आता है साथ में आता है तो आप इस तरह लिख के आ सकते हो, और अकेले आएगा तो भाई पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखोगे, थोड़ा बहुत नॉर्म करोगे, तब ये लिख के आओगे। तो देखा जाए अब हमने अपना पहला एक बड़ा क्वेश्चन कवर कर लिया जो 10-12 नंबर में भी आ सकता था, और डिटेल में सब कुछ देख लिया। अब हम बात करते हैं आगे के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे काम के तो हैं, क्योंकि भाई शॉर्ट में तो आते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस के बारे में। अब देखो यहाँ पे नाम क्या आपको समझ आ रहा है, स्टीरियो वर्ड आ रहा है, और स्टीरियो वर्ड हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म से कनेक्टेड होता है, और इन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे एक स्टीरियो आइसोमर्स बनता है। अब अगर आपको ना याद हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, आरएस सिस्टम, डीएल सिस्टम वाला, और अभी आपने ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस ये सब पढ़ा है ना, इसी से कनेक्टेड ये हमारा टॉपिक होता है। तो पहले मैं एक बार आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ, देन हम इन दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो नॉर्मल मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया एक सिस वाला कंपाउंड, या नॉर्मल हमने ब्यूटीन ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे एक ब्यूटीन ले लिया। तो अगर हम इसकी क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, तो देखो ब्रोमीन कराएंगे ना, तो ब्रोमीन ऐड होता है हमारे यहाँ से, डबल बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन हमारा इधर जाके ऐड होता है। अब जब ब्रोमीन ऐड होता है तो ब्रोमीन एंटी एडिशन वाला करता है, ये ब्रोमीन ट्राई करेगा कि वो जितना दूर हो सके। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा इस वाले डायरेक्शन में रखते हैं, और जब इस वाले डायरेक्शन में रखेंगे तो हम यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, तो देखो 2 कार्बन हो गए। अब इधर ये 2 ऑलरेडी जुड़े हैं, अब एक एक ब्रोमीन और आके जुड़ेगा, तो यही हम यहाँ पे देखेंगे शेष इधर है। तो जब हमने यहाँ ब्रोमीन जोड़ा तो देखो क्या हुआ कि ये कार्बन कार्बन हमारे ये बॉन्ड हो गए यहाँ पे। अब देखो CH3 एक हमारा इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इधर हो गया, तो इस तरह हमारे जुड़ गए, और Br हमारा ऊपर ऊपर यानी कि एक इधर हमारे आगे लग जाते हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2 तरीके से यानी कि 2 कंपाउंड हमारे यहाँ फॉर्म हो सकते हैं। एक हमारा ये हो गया, यहाँ पे CH3 इधर इधर है। सेकंड हमारा ये हो सकता है कि CH3 इस बार हमारे इधर और इधर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमारे 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और अब अगर आप ध्यान दोगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। यानी कि ध्यान दो, देखो CH3 H, अब ये H इस तरफ है और ये CH3 इस तरफ है, यानी कि ये बराबर, और Br तो ऊपर नीचे हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर मिरर इमेज है। और अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अगर ये वर्ड आपको याद आ गया हो कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो आपको याद आएगा कि ये तो भाई एनेंशियोमर होते हैं और ये तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर हम सिस टू ब्यूटीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं या ब्रोमिनेशन ऑफ कराते हैं, तो हमारे पास 2 अलग अलग कंपाउंड यहाँ फॉर्म होते हैं, और ये 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको मतलब यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, और ये या तो SS है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा SS है, और यहाँ देखें तो ये हमारा RR है। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऑप्टिकल एक्टिव है, और ऑप्टिकल एक्टिव तो कुछ तो होगा ना, तो ये हमारा S कैटेगरी का है और ये हमारा R का है। और अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो इन दोनों के मिक्सचर को हम यहाँ पर रैथमिक मिक्सचर बोल देते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि जब हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं किसी भी एक कंपाउंड की, तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो एनेंशियोमर फॉर्म हो रहा है। और आपको अगर याद हो तो एनेंशियोमर फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा एक स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से इन रिएक्शनों को हम स्टीरियो स्पेसिफिक या फिर स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस बोलते हैं। तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक की हो चाहे स्टीरियो सिलेक्टिव की हो, दोनों में एक कॉमन बात ये होगी कि हमारा एक स्टीरियो आइसोमर फॉर्म होता है। तो ये आपने एक रिएक्शन देख ली। अब मैं एक सेकंड बताता हूं कि यहीं पे मैंने क्या किया, सिस की जगह इसका ट्रांस वर्जन ले लिया। अब सिस ट्रांस आप लोग जानते हो कि यहाँ पे CH3 सेम है और HS सेम है, तो ये हमारा सिस हो गया। यहाँ पे क्या है, CH3 हमारे अपोजिट में, HS हमारा अपोजिट में, तो ये ट्रांस हो गया। अब यही मैं क्या करता हूँ कि इसकी जब मैं ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ Br2, तो ये भी मेरा ऐड होगा, और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और मेरा यहाँ पे कार्बन कार्बन है, और इधर CH3 H, और यहाँ पे Br लग गया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही है, तो एक हमारा R हो जाएगा और एक हमारा S हो जाता है। और वहीं पर मैं क्या करूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके देखूँ ना, तो जब मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो ये इसका जस्ट अपोजिट आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ, तो ये इसको बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा होता है एक मीजो कंपाउंड। और ये भी हमारा एक स्टीरियो आइसोमर ही होता है। ऐसा नहीं कि मीजो कंपाउंड है तो स्टीरियो आइसोमर नहीं है, क्योंकि ये इतना पार्ट तो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, इतना ऑप्टिकल एक्टिव है। ये दोनों आपस में इंटरनल कंपेंसेशन के द्वारा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तब मीजो कंपाउंड बनता है। लेकिन है तो ये भी ना। तो हम यहाँ दोनों केस में क्या देख रहे हैं कि चाहे स्टीरियो स्पेसिफिक हो चाहे सिलेक्टिव हो, एक बात फिक्स है कि हमारा यहाँ पे एक स्टीरियो आइसोमर बनता है, और इसी रीजन से हम क्या है, इनको स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन या फिर सिंथेसिस बोल देते हैं। अब फर्क क्या है दोनों में, ये हम यहाँ देख लेते हैं।
तो देखो, जो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, यानी कि नाम से क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक होता है कोई पर्टिकुलर टाइप का, यानी कि नॉर्मली मैं आपसे बोलूँ कि मान लो यहाँ पे पेन डली थी, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ भाई कोई भी एक पेन उठा के दे दो, तो आप कोई भी उठा के दे दोगे, लेकिन मैं बोलूँ भाई मुझे एक ब्लू कलर की चाहिए, तो ये हो गया स्पेसिफिक। यानी कि आपको 3 पेन है, लेकिन आपको उठानी कौन सी है, एक ब्लू कलर की पेन देनी है, तो आप एक स्पेसिफिक उठाओगे। या मैंने बोला एक ब्लैक पेन चाहिए, तो आप यहाँ से ये वाली उठा के दोगे। तो जब क्या होगा कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप का आपके लिए प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तब वो रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती है। यानी कि सिंपली हम यहाँ क्या देख रहे थे कि एक तरह से माना जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा, रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट मतलब जो हमारे रिएक्शन का पहला, तो ये रिएक्टेंट हो गया, और इसकी रिएक्शन हम यहाँ करा रहे हैं कोई भी हम ब्रोमीन या किसी के साथ में, तब फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है कि जब हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो हमारी रिएक्शन कहलाते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। अब अगर आप यहाँ दोनों देखोगे, इन दोनों केस में जो 2 एग्जांपल बताए, तो यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक कौन सा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म हो रहा है, एक हमारा ये फॉर्म हो रहा है। तो जब 2 कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ प्लस लगाए, तो जब 2 कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, तो भाई ये स्पेसिफिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। मैंने आपसे मांगी हो कि एक पेन, लेकिन मैं आपको दोनों दे दूँ, एक ब्लैक ब्लू, तो भाई ये थोड़ी स्पेसिफिक होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों मिल रही हैं। तो स्पेसिफिक क्या होगा, जब मुझे कोई एक कंपाउंड फॉर्म होगा, यानी कि कोई स्पेशल तरीके का कोई एक ही कंपाउंड मिलेगा। तो बेशक ही हमारा मीजो कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिला है, इसीलिए ये जो हमारी रिएक्शन है, ये हमारे कहलाते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यानी कि सिंपली अगर हम इसके बारे में थोड़ा बात करें, तो इट इज reaction in which the stereochemistry of the reactant completely determine the stereochemistry of the product। चलो ये तो मैं आपको बताऊंगा, बाकी सिंपली क्या है यहाँ पे कि कोई एक हमें प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है। अब ये प्रोडक्ट हमारे डिपेंड किस पे करता है, तो भाई सिंपल सी बात है कि जो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट था, अब मान लो यहाँ ट्रांस की जगह मैं सिस कर देता, तो भाई मेरे 2 अलग अलग आ जाते ना। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरे रिएक्टेंट पे, यानी कि मेरा रिएक्टेंट ट्रांस था, इस वजह से मुझे कोई स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट मिला। अगर यहाँ पे सिस होता तो मुझे फिर से ये 2 मिल जाते। तो ये जो स्टीरियो स्पेसिफिक वाली रिएक्शन है, ये मोस्टली हमारी डिपेंड करती है रिएक्टेंट पे। इसीलिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे ये वाली रिएक्शन है, इसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो हमारे रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि जो हमारा ये था स्टार्टिंग मटेरियल था, ये डिटरमाइन करेगा कि आने वाला हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यही पूरा डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा स्टीरियो स्पेसिफिक। आगे इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो दीज आर दोज रिएक्शन विच फॉर्म एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। यानी कि ये हमारी वो रिएक्शन है जो किसी एक तरीके का हमारा टाइप का स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं, कोई भी एक बनाते हैं। और मोस्टली इसमें यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग वाला मटेरियल होगा, जैसे यहाँ पे ये था ट्रांस था, वो हमारे एक अलग मटेरियल, यानी कि केवल कन्फिगरेशन चेंज होगी। अब नॉर्मल देखा था, देखो यहाँ पे क्या था CH3, अगर मैं इसको ऐसे देखा था, एक CH3 इस तरफ था, एक इस तरफ था, लेकिन इनकी कन्फिगरेशन चेंज होगी। अब दोनों CH3 हमारे इस तरफ ही आ गए, दोनों H हमारे इस तरफ आ गए, तो कन्फिगरेशन चेंज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट का वो Br तो जुड़ेगा ही, क्योंकि भाई रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या कन्फिगरेशन चेंज हो रही है थोड़ी बहुत, ये यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो मेनली हमारे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो फोकस करती है हमारे रिएक्टेंट पे और उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे, और अपने ही तरीके से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट था, इस पे इन्होंने मेनली फोकस किया, और इसके बाद हमारा एक मीजो कंपाउंड बना, कोई स्पेशल टाइप का एक कंपाउंड बना। तो ये जो रिएक्शन है, ये हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाते हैं, जिसमें मेनली क्या है, आप सिंपली ये भी डिफाइन कर सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का हमारे लिए स्टीरियो आइसोमर बनता है, कोई एक बनता है हमारा। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें स्टीरियो सिलेक्टिव के बारे में, तो इसमें क्या होगा कि ये वो केमिकल रिएक्शन होंगी जिसमें हमारा कोई एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, या सिंपल बोले पेयर ऑफ एनेंशियोमर बनते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे एनेंशियोमर ही है, लेकिन एक पेयर है, जैसे ये हमारे SS हो गए, तो ये RR हो गए। वैसे तो शायद अगर आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये हमारा R होगा और ये हमारा R होगा, ये S होगा, S होगा, क्योंकि देखो वैसे तो ये S है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा इधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस वजह से ये स्विच हो जाएगा, तो ये RR बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा RR बन जाएगा, और ये पूरे का पूरा हमारा SS बन जाएगा। तो ये कंपाउंड आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है स्टीरियो सिलेक्टिव में, कि हमारे पास या तो एनेंशियोमर का कोई पेयर बनेगा, या मोर देन 1 स्टीरियो आइसोमर्स हमारे देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल हमने सबसे पहले देखा था, ये था कि यहाँ जो सिस ट्यूब्यूटेन है, जब हम इसकी ब्रोमिनेशन करा रहे थे, तो हमारे पास एक ये RR वाला पूरा 2, इसका भी नाम वही हमारा 2,3 ब्रोमो आप बोल सकते हो, यहाँ से करोगे तो 2,3 ब्रोमो या 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन आप यहाँ बोल सकते हो। तो एक हमारा RR वाला बन रहा है, एक SS वाला बन रहा है, पर 2 अलग अलग हमारे बन रहे हैं। तो ये हमारा पूरा स्टीरियो सिलेक्टिव कहलाता है। तो सिंपल बोला जाए तो इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट कैन फॉर्म 2 प्रोडक्ट। यहाँ पे हमेशा हमारे 2 प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा बनेंगे, जिसमें एक हमारा मेजर यानी कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, और एक हमारा माइनर यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब इट कंसर्न विद द प्रोडक्ट एंड
देयर स्टीरियो केमिस्ट्री। अब इसमें जो मेनली फोकस डाला जाता है वो हमारे प्रोडक्ट पे फोकस डाला जाता है, जो प्रोडक्ट बना है इस पर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही डिसाइड कर रहे हैं कि वो स्टीरियो सिलेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे ये हमारा है 2,3 डाइमिथाइल हेक्सावानिन है। अब इसकी जब रिएक्शन होगी तो देखो ये हमारा रेसमिक एक तरह से बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मिक्स हो रहा है। तो ये हमारा क्या है 25% बन रहा है ये वाला, और 75% बन रहा है ये वाला बन रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या स्टीरियो सिलेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा बताता हूँ जो दोनों में आपका काम करेगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड आपको पता है कि मैलिक एसिड हमेशा सिस फॉर्म में होता है, और इसी मैलिक एसिड का जो अगर हम क्रॉस कर दें तो हमारा आता है फ्यूमिक एसिड जो ट्रांस वर्जन में होता है। तो ये हमने मैलिक एसिड ले लिया जो सिस फॉर्म में, ये हमने ट्रांस फॉर्म में ले लिया अपना फ्यूमिक एसिड। अब यहाँ पे हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ में, और यहाँ भी कराते हैं, तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ में तो ये हमारे दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेगी, और इसलिए ये हमारा क्या बनेगा देखो 2,3 डाइब्रोमोसक्सेनिक एसिड बनेगा। अब ये वाला जो इधर आप यहाँ पे देख लेना, ये हमारा बनता है SS, आप एक बार निकाल लेना, मैं शॉर्ट टाइम का मैं, और ये RR बनेगा। तो दो अलग अलग हमारे बन रहे हैं, लेकिन दोनों को मिला के रेसमिक ही हो जाता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बन रहे हैं, इसीलिए ये हमारा क्या आएगा स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। और यहाँ पे देखा जाए कोई स्पेशल टाइप का, यानी कि एक ही प्रोडक्ट पूरा बन रहा है डाइब्रोमोसक्सेनिक एसिड, और एक तरह से ये हमारे मीजो कंपाउंड है। तो ये जो हमारा कहलाता है ये कहलाता है हमारा सिंपली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव का एग्जांपल देख लेते हैं जो आप लिख के आओगे। जैसे यहाँ पे आपको लेना है 2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, एक क्लोरीन है। अब इसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, और हमारा एक ये हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरीन निकलेगा। तो ये निकालने के बाद हमारा एक कंपाउंड ये बनेगा, यानी कि थोड़ा मेजर पार्ट में ये बनेगा हमारा, यहाँ पे ये ट्रांस वर्जन है, और ये हमारा माइनर बनेगा। तो यहाँ पे क्या है ट्रांस वाला जो हमारा है वो यहाँ पे मेजर बन रहा है, और जो हमारे यहाँ पे सिस वाला है वो यहाँ पे माइनर बन रहा है। बाकी नाम आपको यहाँ पे पता ही है इसका, चलो नाम आप इसका कमेंट करके लिखो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नहीं है, तो आप लिख के आ सकते हो। तो आई होप अब आपको जो है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और दोनों के बारे में सिंपल सा फंडा क्या था कि हमारे स्टीरियो आइसोमर की सिंथेसिस होती है, इसलिए इनको स्टीरियो स्पेसिफिक या सिलेक्टिव सिंथेसिस भी बोला जाता है। अब सिंपली अगर हमारे दो कंपाउंड बनते हैं यहाँ पे मेजर माइनर केस में तो हमारा सिलेक्टिव है, और अगर कोई एक बनता है तो हमारा स्पेसिफिक हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये दोनों भी आप चाहो लिख के आ सकते हो। बाकी मैंने इसका तो एग्जाम्पल आपको यही लिख के आना पड़ेगा स्टीरियो स्पेसिफिक वाला, और इसके लिए मैंने एक अलग से भी आपको दे दिया, ये लिख के आ सकते हो। बाकी ये दोनों एग्जांपल भी आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। तो आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर। अब हम बात करें अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में काफी बार आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड, या इसको एट्रोप आइसोमेरिज्म नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सिंपली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पढ़ते हैं। क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। देखो एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या है कि ये भी हमारा एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, लेकिन ये उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा जहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो सिंपल था, जितने भी ज्योमेट्रिकल थे उसमें हमारा क्या था रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड था, क्योंकि डबल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बदल जाती है, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके सामने एक सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में भी आपकी क्या, अभी तो ये रोटेट कर रहा है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में भी आपके लिए क्या होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो ये थोड़ी नई बात है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर सेम होती तो हम भाई ज्योमेट्रिकल में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट ऑकर, ये हमारा तब बनता है जब जो हमारे मॉलिक्यूल्स है उनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन निकल के आता है सिंगल बॉन्ड में भी। यानी कि जैसे आपको ये दिख रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में भी जब हमारे यहाँ पे रोटेशन करने में ये दिक्कत करेंगे तो उसी को हम यहाँ पे एट्रोप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, तो रिजल्टिंग इन टू और मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब सिंपली क्या है, ये हमारे एनेंशियोमर होते हैं, और एनेंशियोमर है तो मतलब ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो ये तो हमें यहाँ दिखा रहे हैं। बाकी थोड़ा अगर बात करें तो एट्रोप आइसोमेरिज्म का मतलब ही यहाँ क्या निकल के आता है, देखो एट्रोप का मतलब है ए होता है अब्सेंस, और ट्रॉप का मतलब होता है रोटेशन। यानी कि यहाँ पे भी जो रोटेशन है वो हमारी रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन अराउंड सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड में, जो क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो आराम से घूम जाता है ना, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड के अराउंड में भी हमारी रोटेशन अच्छे से नहीं हो रही है, इसीलिए इस फिनोमेना का नाम हमारा एट्रोप आइसोमेरिज्म है। तो अब आपके मन में आना चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई अगर सिंगल बॉन्ड है तब तो हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है कि दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड बिटवीन द फिनाइल रिंग। यानी कि यहाँ पे क्या है, जब हम दो फिनाइल रिंग ले रहे हैं और उन दो फिनाइल रिंग के पास में ऑर्थो सब्सटीट्यूट लगाए, यानी कि कुछ हमारे वहां पे सब्सटीट्यूट जुड़े होते हैं, और इन सब्सटीट्यूट के जुड़े होने की वजह से क्या है वो रिंग बल्की हो जाती है, हैवी हो जाती है, और इस चक्कर में स्टेरिक हिंड्रेंस हमको देखने को मिलती है, जिस वजह से ये पूरा काम खराब होता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे, तो ये
फिनाइल रिंग आपको पता है भाई, बेंजीन की रिंग ही अगर कहीं सब्स्टिट्यूट की तरह जुड़ी हो तो फिनाइल रिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये फिनाइल रिंग है और ये जो हमारा ग्रुप है ये यहाँ पे इस तरह पूरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जोड़ तो देते हैं, तो ये हमारा इस तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये मेन है, तो ये हो गया की कार्बन। अब की कार्बन के साइड वाले ये हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट हो गए। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगे, जैसे यहाँ पे सी लगाए, यहाँ पे डी लगाए, ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ए लगाए, यहाँ बी लगाए, यहाँ सी लगाए, यहाँ डी लगाए, तो ये जो हमारे ग्रुप यहाँ अटैच है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और हैवी होने की वजह से क्या है कि अब ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे को इंटरफेयर क्रिएट करेंगे, और इस वजह से क्या है कि अब जो रोटेशन है इनका वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा और ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन होता है हमारा एट्रोप आइसोमेरिज्म में रोटेशन ना होने के पीछे। और क्यों होता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और बात क्या होती है कि ये जो हमारे होते हैं ना, ये सेम ऐसे नहीं होते हैं, ये हमारे अलग प्लेन में होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो ये इसके 90 डिग्री पे है और ये इस वाले के 90 डिग्री पे है, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या है कि अब देखो यहाँ पे ही है, तो अब जैसे ये रोटेट होना चाहेंगे, रोटेट होना तो चाहते हैं लेकिन रोटेट नहीं हो सकते, क्योंकि जो ए और सी है अगर इधर होना चाहेगा तो भाई इन दोनों का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि ये बल्कि ग्रुप है, तो ये आपस में इंटरफेयर करेंगे और ये इजीली रोटेट नहीं होने देंगे। सेम हमारा इधर होगा कि बी और डी आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये इजीली रोटेट नहीं होने देंगे। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जो ए है ना इस तरह ही रहते हैं और यहाँ पे इनका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि रोटेट अच्छे से नहीं कर पाते। तो यही सारी बात यहाँ लिखी है कि ये एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है जो हमारे बॉन्ड के बीच में होगा, दो फिनाइल रिंग होंगी। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट में बल्कि ग्रुप लगे होते हैं। अब ये जो फिनाइल रिंग है ये हमारी डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होंगी तो ये एक दूसरे के इस तरह यानी कि परपेंडिकुलर होंगी, जो आपको यहाँ दिख रही होंगी। और ये जो ग्रुप हैं ये बल्कि होते हैं। और देखो ये की कार्बन हो गया, तो इनके साइड वाले ये ऑर्थो हो गए, ऑर्थो मेटा पैरा। अगर आपको याद हो, की कार्बन के साइड वाले ऑर्थो, इधर वाले मेटा और बीच वाला पैरा हो जाता है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ये जो लगे हैं ये बहुत हैवी लगे होते हैं, इस वजह से ये पूरा रोटेट नहीं कर पाते। अब एक बात और याद रखनी यहाँ पे कि ये हमारे एनेंशियोमर है, तो हमें क्या शर्त है कि जो हमारा ए और बी जो यहाँ पे जुड़े हैं ना, ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ये लगा है, ए और बी लगाए, तो अगर हम क्या करें कि हम ए और बी को सेम कर दें मान लो, तो यहाँ पे देखो ये बीच में से ऐसे टूट जाएगा और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। यानी कि देखो इधर तो सेम ही है क्योंकि बेंजीन का ऊपर नीचे सब बराबर है, तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे और अगर ये भी सेम हो गए तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो ये आधा अलग, ये आधा अलग, और इस वजह से ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा। और मीजो कंपाउंड आपको पता है कि इनएक्टिव होते हैं। मीजो कंपाउंड के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि मीजो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, दोनों के दोनों वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनके पास आर भी होगा एस भी होगा। जैसे ये हमने यहाँ देखा था कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बन जाती है तो ऊपर आ रहा है नीचे ऐसा, तो एक दूसरे को इंटरनल कंपेंसेशन से कैंसिल आउट करके ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि मीजो कंपाउंड बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि जो ए और बी जो यहाँ पे ग्रुप लगे होंगे ये डिफरेंट लगे होंगे, और सी और डी हमारे ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे, जिस वजह से ये आपस में प्लेन ऑफ सिमेट्री बना के इनएक्टिव ना हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या समझ आ रहा है कि एट्रोपिज्म एक सिंपल सा फिनोमेना है जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है और फिनाइल ग्रुप पे हमारे दो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़े हुए हैं और वो सब्स्टिट्यूट बहुत हैवी हैं, जिस वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इनकी रोटेशन नहीं हो पा रही है, ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कर रहे हैं, यानी कि रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। और इस पूरे फिनोमेना को हम यहाँ पे एट्रोप आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं और इनको एट्रोप आइसोमर्स बोल देंगे जो यहाँ पे ये बन रहे हैं। अब थोड़ी इनकी कंडीशन देख लेते हैं कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव भी रहें और एट्रोप आइसोमेरिज्म भी रहें। तो इसके लिए क्या, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी भी तब रहेगी ना जब ये दोनों हमारे अलग अलग होंगे। तो सिंपली क्या है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे वो हमारा कौन कौन सा हो सकता है, एक लार्ज साइज का, क्योंकि अगर ये बड़े साइज का नहीं होगा, अगर ये बड़े साइज का नहीं होगा तो रोटेशन ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पे या तो हमें क्लोरीन चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, आयोडीन चाहिए, या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप चाहिए, CH3 या इसके आगे वाला चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें जो भी हमारे ईच रिंग है, यानी कि जो रिंग है वो रिजॉल्वेबल होनी चाहिए। अब देखो रिजॉल्वेबल हमारा यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिविटी को दर्शाता है कि जो ये हमारी रिंग है वो ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। सिंपल सा फंडा, ऑप्टिकल एक्टिव जो हमारी लाइट को रोटेट कर देते हैं। और उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ए और बी है, यानी कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ए और बी है, ये हमारा इक्वल ना हो और इधर सी और डी हमारा इक्वल ना हो। सिंपल सा फंडा है। अब इसके एग्जाम्पल देखे जाए तो जैसे हमारा ये है, अब यहाँ पे देखो इधर हमारा COOH लगा है, इधर हमारा NO2 लगा है, इधर हमारा NO2 लगा है, इधर हमारा COH लगा है। तो ये बहुत बल्कि हैवी ग्रुप है, जिस वजह से ये रोटेशन नहीं होगा। और ये मैंने थोड़ा 3D बना दिया कि आपको ये दिखे कि ये इस तरह जुड़े हुए हैं। अब जब इस तरह जुड़े हैं तो यहाँ पे COH है, यहाँ पे NO2 है, तो यहाँ पे हमारा NO2 है, यहाँ COH है, तो ये आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे जिससे इनका रोटेशन ना हो पाए और ये हमारे ऑप्टिकल रोटेट भी हो रहे हैं। तो इस तरह हम इनको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक ये एग्जांपल हो गया और एक ये एग्जांपल हो गया, आप ये लेके आ सकते हो बाइफिनाइल एट्रोप आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक और एक तरह से लास्ट टॉपिक यहाँ मान सकते हो
कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखो जो कन्फर्मर्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हम और मतलब ईथेन और इसके लिए आपने पढ़ा होगा, तो एक बार मैं आपको ये सिंपल बता देता हूँ। पहले पढ़ लो कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते क्या हैं। तो ये हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला हमारा सेम होता है, बॉन्ड सीक्वेंस हमारा सेम होता है, जो हमने भाई स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था, बट उनका जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होगा वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो भी रोटेशन के बेस पे डिफरेंट होता है। यानी कि जैसे मान लो हमारी ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के बेस पर ही हम उसको ऐसे रोटेट करेंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अलग अलग बनता रहेगा। तो ये हमारे होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और जो इनके स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे क्या है, कन्फर्मर्स या फिर आइसोमर यहाँ बोल देते हैं। या सिंपल बोले जाए तो देयर आर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, जो स्पेस में जैसे हम स्पेस में अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे यहाँ पे अलग होता है रोटेशन की वजह से, और इसी को हम यहाँ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। और ये हम इसको जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये यहाँ पे है, अब मैं एक बार इसका रफ पूरा दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये हमारा है इथेन CH3 और इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो हमारा इस तरह बन के आता है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे ये जो हमारा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर मैं इसको रोटेट करता जाऊं, यानी कि मैं थोड़ा घुमाता जाऊं, कि मैंने मान लो इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करता जाऊं, तो मेरे एक अलग अलग कंपाउंड बनते रहेंगे और उन्हीं को मैं कन्फर्मर्स बोलूंगा, और कन्फर्मर्स हो जाएंगे, और ये पूरा फिनोमेना मेरा कन्फर्मर आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए भाई कुछ तो करना था, तो यहाँ पे हमने एक बना रखी है जुगाड़। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो ये है हमारा एक ईथेन का, ठीक है। अब ईथेन में थोड़ा चलो, तो मान लो जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है और तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो मान लो ये कार्बन एक पॉइंट, ये पॉइंट कार्बन है और ये तीन हाइड्रोजन, 1 2 3, तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा ऐसे करते हैं ऊपर, जैसे रोटेट करा सके, तो मैंने ये रोटेट करा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अभी मान लो जब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो एक पोजिशन ये हो गई। अब मैं अगर इसको यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे रोटेट कराता हूँ मान लो, तो ये एक अलग कंडीशन आ जाएगी, तब हाइड्रोजन मेरा ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इनको रोटेट करा रहा हूँ, और रोटेशन के बेस पे मैं क्या कर पा रहा हूं, अलग अलग यहाँ पे आइसोमर्स बना रहा हूं, और इन्हीं आइसोमर को हम यहाँ पे कन्फर्मर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर समझ आ रहा होगा कि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है, जो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंगल बॉन्ड जो हमारा है वहां से जब हम रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन की वजह से हमारे जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जा रही है, और पोजीशन चेंज होने की वजह से एक नया कंपाउंड या नए कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, जिनको हम यहाँ पे कन्फर्मर्स यहाँ पे बोल देते हैं। अब इस कन्फर्मर आइसोमर्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन का। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे ये 2 कैटेगरी में या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। एक हमारा होता है स्टैगर्ड और एक हमारा होता है इक्लिप्स्ड। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, मान लो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखो स्टैगर्ड मतलब क्या होता है, जब ये हमारे एक दूसरे से डिफरेंस पे होते हैं, यानी कि दूरी पे होते हैं, यानी कि मेनली 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो देखो ये जो हमारे हाइड्रोजन है, ये हमारे एक दूसरे से क्या है 60 डिग्री के डिफरेंस पे है। ये हमारा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये जो हमारी कंडीशन होती है ये कहलाती है स्टैगर्ड वाली, जब हमारे क्या है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मतलब बीच में ये क्या है 60 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं। लेकिन वही मैं करूँ कि जब ये हमारे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होते हैं, यानी कि जब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक नहीं बना थोड़ा सा, तो जब ये हमारे एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर आ गया और हमें जब पीछे वाला नहीं दिखता है, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे कहलाते हैं इक्लिप्स्ड वाली। यानी कि सिंपल अगर यहाँ देखोगे तो हम इसको हमने पूरा ऊपर से रख लिया, और यहाँ पे देखो ये हमारे अभी डिफरेंस पे है, और डिफरेंस की वजह से इस वाले हाइड्रोजन और इसके बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है 60 डिग्री का। यानी कि सिंपल अगर मैं दिखाऊं तो मान लो ये हम यहाँ दिखाएं तो देखो बिल्कुल ये इसके बीच में है। तो जब ये वाली कंडीशन है, जब यहाँ पे क्या हो रहा है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री बन रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टैगर्ड बोल देते हैं। और सिंपल आप याद रखो, देखो स्टैगर्ड मतलब होता है दूर दूर, यानी कि ये क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस पे है, और इक्लिप्स्ड का मतलब होता है पास पास, जब ये हमारे बिल्कुल टुगेदर है। तो अगर इक्लिप्स्ड है मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है और एंगल हमारा 0 बन के आ रहा है, तो ये हमारा इक्लिप्स्ड कहलाता है। और जब ये दूर दूर है तो एंगल 60 डिग्री और ये हमारा अलग अलग होता है। तो इस तरह हम यहाँ पे 2 तरीके से अपने ईथेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है। और ये जो हमारा एंगल होता है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पीछे वाला कार्बन है और जो आगे वाला कार्बन है, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच का जो हमारा ये एंगल बनता है ना, इसको हम यहाँ पे टॉर्सनल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्सनल एंगल बोलते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो स्टैगर्ड में ये एंगल हमारा 60 डिग्री होता है और इक्लिप्स में ये हमारा 0 डिग्री होता है, क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपली हम बात करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, एक हमारा वो प्रोजेक्शन है जो 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा है। अब जो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन हमारे बनते हैं सेम मॉलिक्यूल्स को, उनको हम
कॉन्फॉर्मर्स बोल देते हैं, या फिर रोटोमर्स भी बोल देते हैं, या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी बोल देते हैं। ये तीनों नाम समझ गए। अब जो हमारे स्ट्रक्चर है कॉन्फॉर्मर्स का, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारा आता है स्टैगर्ड और एक हमारा आता है इक्लिप्ट। अब जो स्टैगर्ड होता है इसमें क्या है, जो टॉर्सनल एंगल है वो हमारा 60 डिग्री होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री बने। और इक्लिप्ट क्या होता है, जब हमारा टॉर्सनल एंगल बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि जब ये हमारे बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर आता है तो ये 60 जीरो बनता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में देखो, वैसे इसका ईथेन है तो ईथेन का मैंने आपको समझा दिया, और ब्यूटेन भी आता है, लेकिन हमें जो मेनली बात करनी है वो करनी है साइक्लोहेक्सेन के बारे में, क्योंकि ये मोस्टली हमारा आता है। तो अगर सिंपली हमने पहले जो, अगर आपको याद हो थर्ड सेमेस्टर में आपने ऑर्गेनिक पढ़ी थी, उसमें आपने सेस्से-मोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना जो साइक्लोहेक्सेन है उसके बारे में बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू जो सेस्से-मोहर थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग जो साइक्लोहेक्सेन है वो हमारा दो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है यहाँ पे। तो जैसे नॉर्मल हमारा साइक्लोहेक्सेन ये हो गया। अब साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता। अब इसको थोड़ा बनाए तो हर एक कार्बन के साथ में दो दो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे अटैच होते हैं। तो ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये इसको हम दो फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास आती है चेयर फॉर्म, एक हमारे पास आती है बोट फॉर्म। अब चेयर फॉर्म है वो हमारी इस तरह पूरी बनती है, यहाँ पे चेयर वाला थोड़ा स्ट्रक्चर लगता है, और ये थोड़ी बोट, ये तो बिल्कुल ही बोट जैसी आपको लग रही होगी जैसे पानी में तैराते हैं। तो एक हमारी हो जाती है चेयर फॉर्म और एक हमारी हो जाती है बोट फॉर्म। तो दो अलग अलग फॉर्म में हम अपने साइक्लोहेक्सेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इनके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाते हैं। तो जब हम इसके बनाएंगे, यानी कि साइक्लोहेक्सेन के जो चेयर फॉर्म है ना, इसका जब बनाएंगे तो वहां पे ये हमारा बनता है स्टैगर्ड वाला। यानी कि यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन सब के बीच में यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री का एंगल हमारा निकल के आ रहा है। लेकिन जब हम बनाते हैं इक्लिप्ट वाला तो ये जस्ट पीछे है। देखो अब दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे अलग करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट इसके बिहाइंड है। तो इनका जो टॉर्सनल एंगल निकल के आता है वो हमारा 0 डिग्री निकल के आता है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो कि इधर जो हमारा एंगल, यानी कि चेयर फॉर्म जो हमारी निकल के आती है, उसका जो हमारा बनेगा वो स्टैगर्ड वाला बनेगा आइसोमर, और जो हमारी बोट फॉर्म है उसका इक्लिप्ट बनेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन हमारा कंपाउंड है ना, इसके भी हम दो अलग अलग आइसोमर बना सकते हैं। और वो दो अलग अलग आइसोमर का एक बनता है हमारा स्टैगर्ड वाला आइसोमर और दूसरा बनता है इक्लिप्ट वाला बनता है। अब एक बात आपको जानने वाली है कि जो स्टैगर्ड आइसोमर्स होते हैं नॉर्मली वो हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ज्यादा स्टेबल है और ये हमारे क्या होते हैं, स्टेबिलिटी हमारी इनकी कम होती है। यही रीजन है कि आप हर जगह देखोगे कि जो चेयर फॉर्म हमारा साइक्लोहेक्सेन का होता है उसको ज्यादा स्टेबल बताया गया एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में कौन सी ज्यादा स्टेबल है और कौन सा क्या होता है, आप लिख के आ सकते हो कि भाई चेयर फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसके बाद और बात करें तो चेयर फॉर्म हमारी स्टैगर्ड कन्फॉर्मर्स होती है और बोट फॉर्म हमारी इक्लिप्ट होती है। तो चेयर फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल हो जाती है और बोट फॉर्म हमारी कम स्टेबल होती है। तो चेयर कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ऐसा और इसलिए होता है, देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको मैंने क्या बताया था इस वाले एग्जाम्पल में कि यहाँ पे जो इनके ये है सब्स्टिट्यूट है ना, ये बहुत पास है और इस वजह से क्या है, एक दूसरे पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो इस वाले को ये जस्ट इसके ऊपर है, तो ऊपर होने की वजह से क्या है कि ये CH2 ये CH2 बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर है, अपोजिट है, ऊपर सॉरी ऊपर ही रखा हुआ है, ये एक दूसरे के ऊपर रखा है, ऊपर रखा है, तो 0 डिग्री है। तो भाई जब ये बिल्कुल ही पास पास हो गए तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे को ये इंटरफेयर करेंगे और इस वजह से इनकी रोटेशन आगे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन स्टैगर्ड में अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंस पे है और दूर होने की वजह से क्या, देखो यहाँ भी इनका ये नीचे बन गया, दूर होने की वजह से इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगती है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक रीजन आप स्टेरिक हिंड्रेंस का लिख के आ सकते हो स्टेबिलिटी के ऊपर। बाकी अब आपको थोड़ा लिख के आना पड़ेगा एनर्जी डायग्राम क्या होंगे और कंफर्मेशन क्या होंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के हम देखा जाए तो टोटल दो तो हमने बता दिया, लेकिन देखा जाए तो हम टोटल 4 यहाँ पे कंफर्मर बना सकते हैं। एक आता है चेयर फॉर्म, दूसरा आता है हाफ चेयर फॉर्म, तीसरा आता है ट्विस्ट बोट फॉर्म एंड चौथा आता है बोट फॉर्म। तो चेयर फॉर्म बोट फॉर्म आपने देख लिया, बाकी इन्हीं का एक सब पार्ट भी हमारा बनता है। तो चेयर फॉर्म के बारे में बात करें तो इसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है क्योंकि सब कुछ दूर होता है। तो इसमें मिनिमम एनर्जी लगती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है इसकी, और ये हमारा एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो हमने चेयर फॉर्म के बारे में बात की वो आप यहाँ पे ये लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है हाफ चेयर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसको थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, तो जो हमारा एंगल स्ट्रेन है वो भी आएगा और टॉर्सनल एंगल भी आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, जो चेयर फॉर्म है इससे थोड़ा कम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो हमारा जो एंगल है वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। थर्ड आता है ट्विस्ट बोट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो बोट कॉन्फर्मेशन है उससे तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है हमारे चेयर या फिर हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन से। तो यहाँ पे क्या है, हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो टॉर्सनल एंगल वगैरह इसमें भी है। तो ये हमारा ट्विस्ट बोट है। और लास्ट हमारे यहाँ पे आता है बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म हमारे इक्लिप्ट वाला होता है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी प्रेजेंट होती है और इसमें सिंबल प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से ये हमारे लेस स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन इनमें एनर्जी कंजप्शन हमारी सबसे ज्यादा होती है।
मतलब सिंपल हो जाए एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बनाए पूरे का यहाँ पे, तो देखो इधर हमारी निकल के आती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में कितनी ज़्यादा है, और इधर हमारा एंगल ऑफ रोटेशन निकल के आता है। तो जब हम इसको यहाँ पे रोटेट करते जाएंगे तो सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पे चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म हमारी सबसे नीचे आती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एनर्जी हमारी जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि ऊपर सबसे ऊपर हमारे हाफ चेयर आते हैं, और हाफ चेयर हमारी सबसे कम स्टेबल होती है, ठीक है, हाफ चेयर। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हमारी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है यहाँ पे। तो सिंपल हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जो चेयर फॉर्म है उसकी एनर्जी हमारी सबसे कम है, और एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी हमारी उतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर हमारे ट्विस्ट बोट है, उनका जहाँ नीचे आता है, तो इनकी भी एनर्जी हमारी देखो यहाँ पे कम है। तो ये हमारे चेयर फॉर्म के बाद सबसे स्टेबल हमारी ट्विस्ट बोट आती है। फिर बोट फॉर्म हमारी सबसे मतलब और ज़्यादा स्टेबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज़्यादा लेकिन स्टेबिलिटी हमारी सबसे कम। तो सिंपल क्या है, एनर्जी जितनी ज़्यादा यानी कि ऊपर एनर्जी जा रही है, स्टेबिलिटी हमारी उतनी कम जा रही है। तो अगर एक पूरा चार्ट बनाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होता है चेयर फॉर्म, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंडर्स नहीं है, सारा कुछ नहीं है। फिर ट्विस्ट बोट फॉर्म, फिर हमारा बोट फॉर्म, और देन हमारा हाफ चेयर फॉर्म। तो ये सब बना के आ जाओगे, आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डन हो जाएगा। देखो मोर देन इनफ आपके लिए है यहाँ पे। तो आई होप अब आपको कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन वाला भी आ गया होगा। तो अब अगर देखा जाए तो हमने लगभग अपना सारा कुछ यहाँ पे जो है कवर कर लिया है यूनिट सेकंड का। तो अब अगर आपको यूनिट सेकंड के अंदर कोई भी डाउट्स है भाई कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। थोड़ा बहुत देखो एफर्ट तो लगता ही है, इतना कुछ आपको डिटेल्स में अच्छे समझाने के लिए। बाकी आपको पता है कि पीडीएफ आपको ऐप केयर बाय फार्मा क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगी, और इसके बाद एक यूनिट और पीओसी की यूट्यूब पर आएगी। इसके अलावा जो 4th एंड 5th यूनिट है वो आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।